Good morning, students. We have been discussing money and banking unit, and we started discussing the money chapter. In the previous class, we have discussed the meaning of money supply and types of money supply measurement. We have been discussing. We have discussed M1 measurement, M2 measurement, and M3 and M4 measurement we are going to discuss today. Now, other than these types of measurement, we will also discuss today the barter system. Okay. So, these two topics we are going to discuss today. Let us see. Now, what is money? As we discussed earlier also कि मनी क्या होता है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे. तो फिर से एक बार इसको हम देखते हैं कि मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. तो कोई भी चीज़ मनी हो सकता है. यदि आप मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ मनी पे जाएंगे तो मनी कोई भी चीज़ हो सकता है यदि उसके पास में कुछ आपको फीचर्स है, जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज फीचर्स है, यानी कि उसको यूज किया जा रहा है एक्सचेंज के लिए. एक गुड्स से दूसरा गुड्स को जब आप खरीदते हैं तो उस केस में यदि मनी जो है उसको यदि यूज किया जा रहा है एक्सचेंज के लिए तो उसको हम लोग मनी बोलेंगे. वही नहीं, केवल एक्सचेंज ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी दूसरा प्रॉपर्टीज आपको मनी का है. वो दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, मनी में जो है एक वैल्यू स्टोर रहता है. ठीक है, केवल मनी जो है बस एक मीडियम नहीं है कि बस उसको एक्सचेंज करने के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, बल्कि ये आपको खुद में एक वैल्यू है. आपके पास जितना पैसा रहता है उसका एक वैल्यू है. वो एक वेल्थ की तरह जो है उसका यूज होता है. तो मनी जो है वो खुद में एक वैल्यू है. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वैल्यू. अब देखो, यूनिट ऑफ वैल्यू यानी कि इट इज़ यूज्ड एज अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट. हम लोग कोई भी चीज़ को जो मेजर करते हैं, कोई भी चीज़ का जो हम लोग वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसमें जो यूनिट का यूज किया जाता है वो मनी है. ठीक है, जिस तरह से हम लोग क्लॉथ को मेजर करते हैं, जब खरीदने जाते हैं तो उसको मेजर करते हैं लोग मीटर से, उसी तरह से लिक्विड को जब हम लोग खरीदते हैं या फिर उसको सेल करते हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं लीटर से. तो उसी तरह से मनी जो है मेजर करता है आपको कोई भी गुड्स का वैल्यू को. तो यूनिट ऑफ वैल्यू हो गया. उसके बाद एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ना डेफर्ड पेमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया लेट पेमेंट. ठीक है, लेट पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट. तो मनी आपको एश्योर करता है कि मनी को जो है आपको फ्यूचर पेमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है या फिर लेट पेमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल आप एक चेक बुक का ले लीजिए. आपको एक गुड्स एंड सर्विसेज जो है कहीं से खरीदे आप, और ख़रीदने के बाद उसको एक आप चेक दे दिए, तो वो चेक एश्योर करता है कि उसको जब भी वो जाएगा बैंक तो बैंक से जो है वो आपको मनी जो है वो आपको ले सकते हैं कि कैश ले सकता है. कैश जो है वो ले सकता है चेक से. तो चेक भी एक आपको क्या हो गया, एक टाइप ऑफ मनी यहाँ पे हो गया है. या फिर जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको क्या हो गया, वो आपको मनी हो गया, क्योंकि वो एश्योर करता है कि आपको फ्यूचर में जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में. तो मनी का ये सब प्रॉपर्टीज होता है. तो हम लोग देखिए मनी क्या होता है. सो मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इस चीज़ को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से उसको एक बार हम जो है यहाँ पे रिपीट कर दिए. यहाँ पे एक पेड़ के द्वारा, एक ट्री के द्वारा इसको हम समझाने का कोशिश किए हैं. आप इसको देख सकते हैं कि मनी क्या क्या है. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स है. सो इफ़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ यदि ये सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको पोजेस करता है, यदि ये सभी प्रॉपर्टीज उसमें रहता है तो उसको हम लोग मनी बोलेंगे. सो मनी इज एनीथिंग हैविंग
medium of exchange property, store of value property, unit of value property, and standard of deferred payments. So you will remember this tree to remember the definition of money. इस ट्री को आप याद रखेंगे ताकि मनी को आप जो है अच्छा तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं और कभी आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि जनरली जब हम लोग स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट इज़ मनी, डिफाइन मनी, तो जनरली बोलता है कि मनी इज एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बस इतना ही बोलता है। तो केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल देने से आपका मनी का डिफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ मनी जो है उसका स्कोप जो है आपको काफ़ी ज़्यादा है, उसका जो डिफिनेशन वो काफ़ी ब्रॉड है, उसमें सभी पॉइंट्स जो है इंक्लूड होना चाहिए जो आपको मनी को डिफाइन करता है। सो दिस आर द फीचर्स, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मनी। ना मनी सप्लाई हम लोग क्या देखे थे कि मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ना किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे, किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको कितना मनी जो है पब्लिक के द्वारा आपको हेल्ड किया गया, यानी कि कितना मनी जो है इकोनॉमी में आदमी के हाथ में है, जो आप चाहे वो कंज्यूमर हो जाए, चाहे वो आपको बिजनेसमैन हो जाए, उसके हाथ में कितना आपको मनी है, कितना करेंसी है, तो उसको हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। अब जो आपको बैंक में जो आपको जमा है, ठीक है, बैंक के पास जो खुद का जो मनी है जो आपको सर्कुलेशन में नहीं है, उसको हम लोग मनी सप्लाई नहीं बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो डिमांड ड्राफ्ट जिसके ऊपर हम लोग चेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं, वो मनी सप्लाई का पार्ट है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट का मतलब वही हुआ कि उसके ऊपर में उससे वो पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं बैंक से, उसको कभी आप ले सकते, कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। तो हालांकि हम लोग देख चुके कि मनी सप्लाई में जो है आपको कितना टाइप्स है, कितना तरह से मनी सप्लाई को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। उसमें नैरो डिफिनेशन है, उसमें ब्रॉड डिफिनेशन है मनी सप्लाई का। तो जो मोस्ट लिक्विड है जैसे कि M1 हो गया, वो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी उसमें रहता है, इसको जब चाहेंगे तब उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो जिसमें आपको डिमांड डिपॉजिट्स भी आता है, M1 में हम लोग पढ़े थे कि आपको करेंसी इन सर्कुलेशन आ गया CC प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हो गया, प्लस में अदर डिपॉजिट्स हो गया। तो अब हम लोग आज जो है M3 एंड M4 पढ़ने जा रहे हैं। नौ M1, चलिए M1 में क्या था इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद RBI। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो है आपको डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, ये एंड अदर डिपॉजिट्स, ये सब आपको M1 में आता है। एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स होता है, जो एक बैंक दूसरा बैंक का जो आपको अमाउंट को जो है आपको रखता है, ठीक है, अकाउंट को मेंटेन रखता है, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्या होता है इंटर बैंक डिपॉजिट में क्या होता है, अपना जो पेमेंट है उसको सेटल करने के लिए एक बैंक दूसरा बैंक का जो है आपको अकाउंट जो है वो खोलता है और उसमें जो आपको उसका मनी रहता है, ताकि वो जो है आपको उसको सेटल किया जा सके, उसको सेटल कर सकता है, क्योंकि बैंक को भी जो है एक दूसरा का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, मनी लेने के लिए, बोरो करने के लिए, लेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये सब इसको जो हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। डिमांड डिपॉजिट्स जो है उसमें इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उसी तरह से अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद RBI से जो दूसरा अदर डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा जमा है उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का पैसा हो या फिर जो कोई दूसरा जो आपको एजेंसीज जाए जो इंक्लूडेड नहीं है आपको डिमांड डिपॉजिट्स में, उसको अदर डिपॉजिट्स में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये RBI के साथ में रहता है। M2 में क्या होता है, तो M2 में M1 रहता है, M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स आर रिलेटिवली लेस लिक्विड देन डिमांड डिपॉजिट्स, बट दे आर सर्टेनली मोर लिक्विड देन टाइम डिपॉजिट्स। ना केवल बैंक में बल्कि पब्लिक जो है
आपको जमा करता है, मनी को सेव करता है आपको पोस्ट ऑफिस में भी। तो पोस्ट ऑफिस में जो आपको सेविंग डिपॉजिट्स है उसको भी हम लोग इंक्लूड जब कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपको M2। सो M2 इक्वल टू क्या होगा, M2 इक्वल टू M1। M1 में जो भी मनी है वो सब आ जाएगा, प्लस में आपको आ जाएगा सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो SDPO, ठीक है, आप इसको याद रखें, क्योंकि इसको याद करने में कभी कभी स्टूडेंट्स को जो है मिस्टेक हो जाता है। तो जैसे M1 में क्या क्या था आपको, CC प्लस DD प्लस OD, ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। M2 में क्या था, M2 इक्वल टू M1 में जो भी है वो सब आ जाएगा, प्लस SDPO आपको याद रहेगा, यहाँ पे आपको ट्रिक्स याद रखना है। SDPO ये क्या हो गया आपको, सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। तो SDPO सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को, लेकिन यहाँ पे SDPO का मतलब हो गया सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। सो SDPO, इसको आप इस तरह से याद रखेंगे। उसका M3 हो गया, M3 कंसिस्ट ऑफ M1 एंड टाइम डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सक्लूडिंग इंटरबैंक टाइम डिपॉजिट्स। नाउ M3 में क्या होगा, तो M3 में M1 होगा, M1 प्लस TD टाइम डिपॉजिट्स। तो बैंक में जो M1 मनी है और उसमें हम लोग टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड कर देंगे। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब हो गया कि जब आदमी पब्लिक जब सेव करता है कुछ टाइम, फिक्स टाइम के लिए, उससे जो है पैसा निकाला नहीं जाता है। जैसे 5 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए हम लोग जो पैसा बैंक में रख देते हैं और उस पर हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो जैसे 5 इयर्स के लिए आप फिक्स कर दिए हैं अमाउंट को, तो 5 इयर्स के बाद आप निकालिएगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। तो M3 में आपको टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। याद रखना है कि इसमें जो आपको इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट्स हैं उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है जनरली बैंक के पास में है, बैंक का ही जो है वो पैसा है और वो पब्लिक का नहीं है, वो सर्कुलेशन में नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन है M4 कंसिस्ट ऑफ M4 कंसिस्ट ऑफ M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस TDPO, टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। तो M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स। अब जो टोटल डिपॉजिट्स जो है पोस्ट ऑफिस के पास में जो दूसरा आपको डिपॉजिट्स है वो सब इसमें इंक्लूड जाएगा, जो कि आप कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए 5 इयर्स के लिए, 6 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए जो आप फिक्स डिपॉजिट फिक्स जो आप सेव करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, वो है कि इट एक्सक्लूड्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। पोस्ट ऑफिस में जो आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो M4 मनी में क्या होगा, M4 इक्वल टू M3 प्लस TDPO टाइम डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, इसमें आपको इंक्लूड होगा। नाउ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होता है, सो पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो है वो क्या होता है, तो इसमें आप जो है कोई भी पब्लिक जो है कोई भी आदमी जो है जा कर के आपको सेविंग सर्टिफिकेट जो है पोस्ट ऑफिस से खरीद सकता है। पोस्ट ऑफिस जाएगा और वो जो है आपको सेविंग सर्टिफिकेट खरीदेगा, वो जो है परचेज करेगा पोस्ट ऑफिस में जा कर के, वो जो है आपको परचेज करेगा, चाहे वो किसी भी अमाउंट का, चाहे 500 का हो, चाहे 1000 का हो, 2000 का है, वो जो है आपको पैसा जमा करेगा पोस्ट ऑफिस में और बदले में जो है एक सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से। वो एक प्रूफ हो गया कि आप जो है ये सर्टिफिकेट को खरीदे हैं, आप जो है इतना पैसा जमा किए हैं और इतना साल बाद, 5 इयर्स बाद या 3 इयर्स के बाद या 10 इयर्स के बाद जो जितना साल के लिए जो आप ये सर्टिफिकेट को खरीदे हैं, उतना साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट के साथ जो है आपको
मनी रिटर्न किया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सेविंग को इनकरेज करने के लिए जो है ये आपको लाया गया था पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इसको हम लोग जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं मनी सप्लाई में। तो वही बोला है कि एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, क्योंकि यहाँ पे मेयरली आप एक सर्टिफिकेट को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऑलरेडी जो है आपको इंक्लूड किया जा चुका है मनी सप्लाई में, ठीक है। इसीलिए इसको यदि फिर से इसको इंक्लूड किया जा रहा है तो ये 2 बार आपको इंक्लूड हो जाएगा। मेयरली यहाँ पे एक आप सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, मेयरली यहाँ पे जो आपको मनी का आपको ट्रांसफ़र हो रहा है आपको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे जो है आपको इसको काउंट नहीं किया गया इस केस में। यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 100 जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस, ऊपर पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ये आपके एक एग्जांपल है, यहाँ पे जो खरीदता है उसका नेम दिया हुआ रहता है, जो खरीदने वाला होता है उसका नेम यहाँ पे दिया हुआ रहता है, उसका पूरा डिटेल्स रहता है कि ये कब खरीदा है और फिर जो है किस दिन जो है ये सेविंग सर्टिफिकेट जो है आपको लाया जाएगा और फिर जो है उसके बदले में उसको इंटरेस्ट के साथ जो है उसको मनी रिटर्न किया जाएगा। तो ये आपको जो है इसमें दिया हुआ रहता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसके बारे में ज़्यादा हम लोग को डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस आपको केवल एक बात याद रखना है कि ये जो इसको हम लोग M4 जो है उसमें इंक्लूड इसको हम लोग नहीं करते हैं, बस इस चीज़ को केवल याद रखना है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा समझाने का कोशिश किया गया है कि आप जो है किस तरह से इसको याद रखेंगे। तो ये M1 हो गया करेंसी नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 हो गया M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स हो गया। M3 में क्या है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स हो गया। M4 में क्या हो गया M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। Now the next important thing that we are going to discuss is barter system, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या है? तो पहले क्या होता था, जब आपको मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उसमें क्या होता था, आपको बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक गुड्स के बदले में जो है दूसरा गुड्स को जो है यूज किया जाता था। यानी कि जब ट्रांजैक्शन होता था तो गुड्स के बदले में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता था। जैसे यदि हमको ज़मीन खरीदना है और जो फार्मर है उसको जो है आपको उसको फैन चाहिए, पंखा चाहिए, तो क्या किए हम जो है पंखा दे दिए फार्मर्स को और फार्मर्स हमको ज़मीन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे पैसा का, मनी का आपको यूज नहीं हुआ, यानी कि गुड्स जो है, जो गुड्स है वही मनी का आपको काम करता था। उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, कि जब एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स का ट्रांजैक्शन किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो जब मनी नहीं था उस समय बार्टर सिस्टम आपको यूज होता था। अभी भी जो आपको विलेज एरियाज़ है, जो रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है जैसे कि यदि तेल चाहिए खाना बनाने के लिए, सरसों तेल चाहिए, और जो है फार्मर के पास में यदि आपको धान है या गेहूँ है, वेट है, तो वही धान गेहूँ को ले जा कर के शॉप जाता है, दुकान जाता है, वहाँ पे धान गेहूँ देता है और बदले में उसको जो है सरसों तेल मिलता है। तो जैसे अब यदि ज़मीन खरीदना है तो यदि गौ मेरे पास में है, कौ है, तो कौ को जो है हम बेच दिए, दे दिए हम जिसके पास ज़मीन है ज़मींदार को, और ज़मींदार हमको ज़मीन दे दिया। यानी कि जो हम कहना चाह रहे वो ये है कि जब एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स दिया जाए, जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गुड्स जो है मनी का वर्क कर रहा है, यहाँ गुड्स ही हो गया मनी। तो पहले ये सिस्टम आ, जब मनी आपको जो अभी हम लोग करेंसी नोट्स ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये जब नहीं था तो उस समय आपको बार्टर सिस्टम यूज होता था। So barter system means the direct exchange of one commodity for another. For example, a farmer receives cloth from the weaver in exchange of his surplus weight. On the other hand, a weaver receives weight from the farmer by giving his surplus cloth.
In this way, requirements of both the persons for both the goods are adequately met. Barter economy can thus be termed as CC economy, that is commodity for commodity exchange economy. इसीलिए इसको CC economy बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे commodity for commodity exchange हो रहा है, एक commodity के बदले में दूसरा commodity यहाँ पे दिया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग CC economy भी बोलते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स जो है आपको दिया जा रहा है। तो मनी का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो गुड्स है वही मनी का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा ड्रॉबैक है। इस पिक्चर में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लग रहा है कि कैसे जो है, यदि आपको आपके पास में बनाना है और आपको बुक लेना है और बुक वाले को बनाना चाहिए, तो फिर जो है एक दूसरा से एक्सचेंज करेगा। तो इसका बहुत सारा ड्रॉबैक्स है, तो हम लोग इसका जो है ड्रॉबैक्स को वन बाय वन देखते हैं। तो पहला जिसका ड्रॉबैक्स या डिफ़िकल्टीज है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि डबल कोइंसिडेंस का मतलब हुआ कि जो आपको बायर है और जो परचेजर है, ठीक है, दोनों को जो है एक दूसरा का गुड्स का नीड होना चाहिए, ज़रूरत होना चाहिए या फिर डिमांड होना चाहिए। जैसे एक बुक एंड बनाना का एग्जांपल आपको हम प्रीवियस स्लाइड में दिखाए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉय है इसको बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, और ये जो गर्ल है इसको बुक चाहिए। ठीक है, तो दोनों को जो है गुड्स का जो डिमांड है वो दोनों के पास में है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस। यानी कि यदि ए एंड बी के बीच में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो ए के पास जो गुड्स है उसका डिमांड बी के लिए है और बी के पास जो गुड्स है उसका डिमांड ए के लिए है। तो ये दोनों एक टाइम में होना चाहिए। सपोज डैट कि जो ए है उसको बनाना नहीं चाहिए, उसको बनाना नहीं चाहिए, तो अब जो है बुक जो है वो कैसे देगी? बुक जो है बी कैसे लेगी, क्योंकि ए को बनाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी था कि यदि ए को बनाना नहीं चाहिए तो अब जो है बुक वो नहीं बेचेगा, बी को वो बुक जो है नहीं देगा। ठीक है, उसी तरह से यदि बी को बुक नहीं चाहिए बनाना के बदले में, तो फिर वो बनाना जो है ए को नहीं देगी, क्योंकि इसको बुक नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस। तो जो बार्टर सिस्टम है उसमें डबल कोइंसिडेंस का होना काफ़ी ज़रूरी है, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है ये वर्क नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी विल डिस्कस मोर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग देखेंगे कि और भी क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में आपको एराइज होता है। उसके बाद फिर मॉडर्न मनी आया, जिसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मनी एंड मनी सप्लाई को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।